हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इसी को दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का पहला और दूसरा चैप्टर को दोस्तों खत्म कर चुके हैं। आज ये आपका तीसरा चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग मतलब समझते हैं कि नियोजित विकास की राजनीति का मतलब क्या होता है। अगर आप ये समझ गए तो दोस्तों ये चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है आपको ये समझ में आ जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट आपका कि नियोजित विकास की राजनीति का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी काम को प्लानिंग के साथ डेवलप किया जाए उसी को प्लान डेवलपमेंट कहते हैं, और जब इसमें राजनीति घुस जाए तो उसी को नियोजित विकास की राजनीति बोलते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं आपके अनुसार। देखिए, अगर आप 6 बजे पढ़ने बैठे और आप एक टारगेट बनाए कि हमको 8 बजे तक पढ़ना है, एक आप प्लानिंग किए कि आज हम लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर का आप टारगेट रखे, 3 चैप्टर का टारगेट जो है आप 9 बजे तक रखे। ठीक है, 6 बजे बैठे, 9 बजे तक आप टारगेट रखे। अब आपके पिताजी मम्मी जी आ गए और वो आपको बोलने लगे कि आपको जो है 11 बजे रात तक पढ़ना है, तो एक प्रकार का आपका अम्मी जो है आपके ऊपर एक प्रकार का दखल दे दिया, मतलब राजनीति कर दिया। ठीक है, तो यही एक बेसिक सा एग्जांपल है। यानी कि आप कोई चीज को प्लानिंग बनाए, कोई काम करने का आप प्लानिंग बनाए कि हमको 9 बजे तक पढ़ना था, लेकिन आपका मम्मी पापा आकर के आपको बोला कि आपको अब 11 बजे तक पढ़ना है, चाहे जैसे वो पढ़ रहा है, एक प्रकार का वो जो है राजनीति करने लगे। बस इसी को बोलते हैं राजनीति। यानी कि अगर कोई काम को आप विकास करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, और उसमें जब प्लानिंग में राजनीति घुस जाए तो उसी को बोलते हैं नियोजित विकास की राजनीति। एक बेसिक सा एग्जांपल, जैसे कि आपका पिताजी है, अगर वो कुछ रुपये कमा करके आया, ठीक है, अब वो जो है मान लेते हैं उसका सैलरी उठा वो 30,000। अब वो 30,000 में सब जगह प्लानिंग करके रखा है कि दूध वाले को इतना देना, सब्जी वाले को इतना देना है, और जहां किराना वगैरह सामान खरीदते हैं उसको इतना देना है, तो एक प्लानिंग करके रखा है। अब अगर आप वहां बीच में गए और आप बोले कि पापा हमको एक बाइक खरीदना है, हमको एक साइकिल खरीदना है, तो एक प्रकार का ये राजनीति हो गया। यानी कि वो प्लानिंग कुछ और करके रखा था, लेकिन आप जाकर के उसका प्लानिंग को जो है बिगाड़ दिए। तो यही हो गया नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर देश के विकास के बारे में बात करेंगे, और देश के विकास के साथ साथ इसमें जो राजनीति होती थी उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बेसिक डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि नियोजित विकास की राजनीति का मतलब क्या होता है। अब समझते हैं। नियोजित विकास की राजनीति का मतलब कोई भी काम को प्लानिंग के साथ डेवलप करना, यानी कि कोई भी काम को प्लानिंग के साथ डेवलप करना, उसी को बोलते हैं प्लान डेवलपमेंट। और इसी में जब राजनीति घुस जाती है इसी को बोलते हैं नियोजित विकास की राजनीति। अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है, तभी दोस्तों आपको इस चैप्टर का टारगेट पता चलेगा कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और जो जो चीज मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए उसको नोट करेंगे, क्योंकि जब तक आप इस चीज को नोट नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये भी चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग तीसरी बड़ी चुनौती जो कि आर्थिक विकास की थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले 2 चुनौती यानी कि राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र लागू हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 में पढ़ा। राष्ट्र निर्माण अध्याय 1 में और लोकतंत्र लागू जो है अध्याय 2 में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आर्थिक विकास के बारे में। 1950 के बाद जब हमारे देश में इलेक्शन समाप्त हो गए थे और सभी मंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, और भी गृह मंत्री हो गया, और भी बहुत सारे केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री अपने अपने पद पर जब शपथ ले चुके थे, अपने अपने पद पर शपथ लेने के बाद वो किस तरीके से, यानी कि कैसे देश का सही तरीके से विकास करे, डेवलपमेंट करे, इसके लिए जो प्लानिंग किए और उसमें जो दिक्कतें आई उसी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इसके बाद जो देश का विकास, यानी कि देश का सही तरीके से डेवलपमेंट हो, इसी के लिए जो प्लानिंग किए और इसमें जो दिक्कतें आई, जो राजनीति हुई, इसी को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस अध्याय में हम लोग मुख्यतः इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कुछ बुनियादी सवालों पर राजनीतिक फैसले लिए गए, राजनीतिक फैसले के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर निम्न है। अच्छे से इसको समझिए। देखिए, विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थी और इनको लेकर कौन कौन से अहम फैसले हुए। विकास देश का होना चाहिए, इसको लेकर क्या क्या बहसें हुई और इनको लेकर कौन कौन से अहम फैसले लिए गए। पहले 2 दशकों में, पहले 2 दशक का मतलब 52 से लेकर के 62 तक, यानी कि टोटल 20 साल, पहले 2 दशक का मतलब टोटल 20 साल। ठीक है, तो पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई और उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, सबसे पहले कौन सी रणनीति अपनाई, क्या क्या प्लानिंग किया, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, और रणनीति से हम लोगों को क्या क्या उपलब्ध हुई और इसकी सीमाएं, यानी कि इसका लिमिटेशन क्या थी, इससे क्या क्या हम लोगों को नुकसानियां हुई। फिर बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया, फिर बाद में ये रणनीति जो अपनाई थी राजनेता लोग, जो भी नेता थे उस समय, तो फिर ये इसको क्यों छोड़ दिया। तो दोस्तों इन्हीं कुछ बुनियादी सवाल है जो कि इस चैप्टर में हम लोग खोजने का कोशिश करेंगे। तो इतना इंट्रो काफी इस चैप्टर में समझने के लिए कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। एक और आपको उदाहरण देते हैं, फिर आपको ये चैप्टर में क्या पढ़ना है वो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम लोग को करना क्या है, पढ़ना क्या है, फिर आपको चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं जगेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट जगाने के लिए दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए,
विश्व में जो है इस्पात यानी कि स्टील की मांग बढ़ी, यानी कि पूरी दुनिया में स्टील की खपत ज्यादा हो रही थी, तो स्टील की जो मांग है बहुत ज्यादा बढ़ी। ठीक है, और उड़ीसा के राज्य सरकार ने इसको स्वीकार किया और अपने अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं, यानी कि एक अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माता थे और एक राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माता थे, उन्हीं में जो सहमति पत्र है उस पर वह हस्ताक्षर किया। यानी कि विश्व में दुनिया में जो है इस्पात की जो मांग है वो बढ़ी। फिर जो उड़ीसा के सरकार थे वो कहा कि नहीं, मेरे पास जो है इस्पात वो अवेलेबल है, हम इसको देंगे, और इसके लिए उसने 2 जगह पे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसको लेकर सरकार का सिर्फ ये सोचना था कि भाई देखो, इसमें जो राज्य में पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार भी बढ़ेगा, यानी कि इस्पात अगर उसको हम देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, पूंजी निवेश भी होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। अब पूंजी निवेश का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए, उसके बाद फिर इसका देखिए। पूंजी निवेश का मतलब पूंजी बनाने के लिए खर्च करना, इसमें नए पूंजीगत उपकरणों तथा मशीनों, नई इमारतों का निर्माण, स्टॉक में वृद्धि आदि को शामिल किया जाता है। तो पूंजी निवेश का मतलब एक प्रकार का इन्वेस्ट, यानी कि अगर बोला जाए कि भाई हम कोई काम करने के लिए इन्वेस्ट करें, जैसे कि आप एक दुकान खोले, दुकान में 1 लाख का पूंजी लगाए, बाद में जो है 1 लाख का पूंजी आने के बाद आपको अगर इसमें 5,000 बेनिफिट हुआ, फिर 5,000 को आप इसी में लगा दिए, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, इन्वेस्ट। अब कोई 5,000 को लेकर क्या करेगा, वो फालतू में उड़ाएगा, तो ये इन्वेस्ट नहीं हुआ, ये हो गया खर्च। लेकिन इन्वेस्ट क्या बोलते हैं, यानी कि वो पैसा को खर्च आप इसीलिए किए ताकि उससे और भी पैसा बने। ठीक है, ये हो गया पूंजी निवेश का मतलब। अब यहां पर समझिए, तो सरकार सिर्फ ये सोच रहा था, इसको इसलिए हस्ताक्षर किया, वो सोचा कि देखो राज्य में पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार भी बढ़ेगा। अब दिक्कतें क्या क्या आई इसको समझिए। देखिए, आदिवासियों को लगा, आदिवासी जो जंगल में रहते थे, तो आदिवासियों को लगा कि अगर यहाँ उद्योग बैठा, यानी कि यहाँ फैक्ट्री बैठा, तो हम लोग को घर छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो पर्यावरणविदों थे, जो पर्यावरण का देखभाल करते हैं, उसको लगा कि पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, अब केंद्र सरकार को लगा कि अगर उद्योग लगाने नहीं दिए तो इससे बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को रुकावट पहुंचेगी। तो समझ रहे हैं, सभी को अलग अलग तरह का प्रॉब्लम है। पर्यावरणविदों को पर्यावरण दूषित, आदिवासियों को अपना घर बचाने का, सरकार को जो है पूंजी निवेश का बुरी मिसाल कायम होने का। ठीक है, तो इस प्रकार का सभी को डर रहता है, यानी कि ये दिक्कत हो गया और ये विश्व यानी कि कोई चीज का मांग बढ़ा, लेकिन दिक्कतें कौन कौन सी आई, यही है। तो विकास करते के समय जो राजनीति होती थी और उस समय जो दिक्कतें आती थी, वही दिक्कतों को दोस्तों इस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लघु अयस्क के ज्यादातर भंडार जो है वो उड़ीसा के अविकसित इलाकों, खास करके आदिवासी बहुल जिलों में है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि कहां पर है जो लघु अयस्क के ज्यादातर भंडार, वो कहां पर है, तो उड़ीसा के खासकर आदिवासी जो बहुल जिला है उसी में जो है आपका लघु अयस्क का भंडार है। कहां पर, उड़ीसा में। तो ये चीज आप दिखेंगे, अविकसित है, विकसित नहीं, अविकसित इलाका, क्योंकि आदिवासी इलाका तो ऑटोमेटिक है कि डेवलपमेंट नहीं होगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, पोस्को प्लांट के बारे में। क्या है ये पोस्को प्लांट और क्यों इसको खत्म करने के लिए उड़ीसा के ग्रामीण, यानी कि जो उड़ीसा के लोग थे, ग्रामीण लोग थे, वो क्यों इसका विरोध करने लगे, विरोध करने पर उतारू हो गए, विरोध करने लगे इस पोस्को प्लांट का, समझते हैं। देखिए, पोस्को कंपनी जो है वो दक्षिण कोरिया की एक मशहूर स्टील कंपनी है। पोस्को कंपनी जो है वो दक्षिण कोरिया की एक मशहूर स्टील कंपनी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोस्को कंपनी कहाँ का कंपनी है, दक्षिण कोरिया का, ये कौन सा कंपनी है, ये स्टील कंपनी है। ये उड़ीसा के सरकार के साथ सहमति पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए थे, यानी कि एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और अपना कंपनी बैठाने के लिए जो है वो हस्ताक्षर किए। ठीक है, लोगों ने गुरुवार के दिन जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग रखा कि जिस सहमति पत्र पर, यानी कि जिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है, सिग्नेचर हुआ है, उसे तुरंत रद्द किया जाए। और ग्राम पंचायत के लगभग 100 से ज्यादा लोग जो है वो दफ्तर में घुसने लगे इसी चीज को लेकर। ठीक है, दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जो है उन्हें रोक दिया। तो ये था आपका पोस्को प्लान। और क्यों उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर उतरे, तो ऑटोमेटिक बात है, जब कोई फैक्ट्री बैठेगा तो वहां के जो जनसंख्या होंगे, जो आबादी होंगे, उनको प्रॉब्लम होगी, उनको धुआं वगैरह का जो है एक प्रकार का वायु जो है वो दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, जिसके कारण इन लोगों को दिक्कत होगी। तो इसीलिए इन्होंने जो है पोस्को प्लांट का विरोध करने लगा। ठीक है, तो पोस्को प्लांट आप समझ गए कि ये जो है पोस्को कंपनी दक्षिण कोरिया की एक मशहूर कंपनी थी, स्टील कंपनी थी, और ये उड़ीसा के सरकार के साथ सहमति पत्र पर, यानी कि एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी किए, लेकिन वहां के लोग जो है इसका विरोध करने लगे। लगभग 100 से ज्यादा लोग जो है दफ्तर पर घुसने की कोशिश भी की और इस तरीके से कुछ हुआ। ठीक है, इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन जो है वो राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण समिति ने किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने किया था, इसका जो आयोजन है वो किसने किया था, तो राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण ने किया था। आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं वामपंथ के बारे में। एक है दक्षिण पंथ, फिर देखेंगे भारत के विकास का अर्थ। यहां से जो आपकी चैप्टर की असली शुरुआत होती है, लेकिन कभी कभी वामपंथ और दक्षिण पंथ के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग समझिए वामपंथ का मतलब क्या होता है और दक्षिण पंथ का मतलब क्या होता है। देखिए, जो लोग
गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करता है और उनको फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करता है जो समाज को बदलकर उसमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और जातीय समानता लाता है। समझ में आ गई? यानी कि जो लोग गरीब हो गया, पिछड़े सामाजिक समूह हो गया, जो बहुत गरीब है, बहुत नीचे लेवल के लोग हैं, उनको उनका तरफदारी करना, उनका भलाई करना और उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी नीतियों का समर्थन करना। यानी कि जो सरकारी नीति लागू हुई है उनके अगर फायदे में है तो इसको जो है वो समर्थन करेगा, उसको वो क्या करेगा, एग्री करेगा, सपोर्ट करेगा और समाज को बदलकर उसमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और जातीय समानता लाना। यानी कि एक तो आर्थिक उसका विकास करना और जातीय समानता मतलब कोई छोटी जाति नहीं, कोई बड़ी जाति नहीं, इस चीज को उन लोगों के दिमाग में करना। ये हो गया वामपंथ, ठीक है, लेफ्ट विंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब दक्षिण पंथ क्या होता है? तो वह लोग जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल्य के जरिए ही तरक्की हो सकती है, यानी बिना किसी कारण का सरकार का हस्तक्षेप ना हो। सिंपली वह लोग जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल्य के जरिए ही तरक्की होगा, यानी कि बिना किसी कारण का सरकार का हस्तक्षेप ना हो, दखल ना हो। यानी कि कोई अगर सरकार का वहां पर काम नहीं है तो वहां पर जो है सरकार का दखल ना हो, हस्तक्षेप ना हो, ये होता है आपका दक्षिण पंथ। तो क्वेश्चन अक्सर वामपंथ के बारे में पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वामपंथ और दक्षिण पंथ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब यहां से दोस्तों चैप्टर की शुरुआत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के विकास का अर्थ, विकास की धाराएं। यानी कि भारत ने जो है विकास की कौन सी नीति को अपनाया था, इस चीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या उसकी धाराएं थी, भारत में जो है विकास का मतलब क्या होता था उस समय, उसको समझते हैं। देखिए, भारत के आजाद होने के बाद जब भी विकास की बात आती थी तो लोग जो है पश्चिम का हवाला देते थे, उधर की ओर इशारा करते थे। विकास का मतलब वो लोग कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने के मतलब पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। समझ गए? यानी कि जब भी विकास का बात आए तो बोलता है कि नहीं, हम लोगों को जो है पश्चिमी देशों की तरह होना है। विकास का मतलब सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हो, यानी कि मॉडर्न हो, और आधुनिक होने के साथ साथ मतलब पश्चिम औद्योगिक की तरह होना, ठीक है। और दूसरा था कि आर्थिक विकास और सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल व्यवसाय, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कि एक आर्थिक विकास और एक सामाजिक आर्थिक न्याय, इन दोनों चीजों को सिर्फ व्यवसाय के सहारे या फिर उद्योगपति के सहारे या फिर किसानों के भरोसे, इन तीनों के भरोसे सिर्फ नहीं छोड़ा जा सकता। तो भारत में जो है विकास का कुछ ये मतलब था। अब आजादी के बाद भारत जो है यानी कि भारत के पास भारत का मॉडल क्या था आजादी के बाद, ये 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत ने अपनाया था। लेकिन इससे पहले जो 2 मॉडल था, ये मिश्रित नाम क्यों पड़ा और इससे पहले 2 मॉडल कौन सा था, इसको समझते हैं। देखिए, आजादी के बाद भारत के विकास मॉडल, भारत के सामने 2 मॉडल थे। शुरुआत में भारत के सामने 2 मॉडल थे। पहला था आपका उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। अब उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो प्रॉपर्टी का मालिक है, आपका जो संपत्ति है उसका मालिक आप खुद है, तो ये हो गया पूंजीवादी मॉडल। और एक है समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल जो कि सोवियत संघ अपनाया था, और पूंजीवादी मॉडल जो कि अमेरिका अपनाया था। तो आपको समझ में आ गया कि पूंजीवादी मतलब आप अपना प्रॉपर्टी का मालिक खुद है, वो भी समाजवादी का मतलब हो गया कि आपका प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो सरकार है, यानी कि उसी कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। तो भारत के सामने जो है 2 मॉडल था, एक उदारवादी पूंजीवादी, आपको इसी तरह लिखना है, उदारवादी पूंजीवादी, और एक समाजवादी, ठीक है। लेकिन भारत ने इनको मिलाकर एक तीसरा मॉडल अपनाया, इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा मॉडल अपनाया जिसका नाम रखा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या रखा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसमें जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का मिश्रण है, यानी कि उदारवादी पूंजीवादी भी और आपका ये तीसरा समाजवादी, ये दोनों मॉडल का जो है मिश्रण है, किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के गुण मिश्रण है। अब सबसे पहले समझते हैं कि उदारवादी पूंजीवादी मॉडल क्या है, समाजवादी मॉडल क्या है, फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखिए, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल यूएसए और यूरोप के लगभग सभी जगहों में यही मॉडल को अपनाया गया था। यूएसए के लगभग यूरोप जो महादेश है उसके अंदर लगभग जितने भी देश थे सभी जगहों में यही मॉडल को अपनाया गया था। इसका नियंत्रण निजी क्षेत्र यानी कि खुद के पास होता है, यानी कि आपका प्रॉपर्टी, इसका जो नियंत्रण है वो खुद के पास होता है, निजी होता है, एक प्रकार का बोल सकते हैं प्राइवेट होता है, ठीक है। अब एक है समाजवादी मॉडल, तो इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। इसे किसने अपनाया था? सोवियत संघ ने अपनाया था। और इसके अंदर सभी चीजों का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। तो आपको उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, एक समाजवादी मॉडल समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुणों को शामिल किया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुणों को शामिल किया गया है, यानी कि इसमें निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर भी है, और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर भी है, दोनों आते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण हो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मैंने आपको 2-3 डिफिनेशन दिया। सबसे पहला कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुणों का शामिल है, दोनों की गुण जो है वो शामिल है, या फिर दोनों के गुणों को शामिल किया गया है। इसमें निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर दोनों आते हैं। या फिर यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा
निजी स्वामित्व का मिश्रण है। तो ये हो गया आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या था इसको पहले समझिए। खेती, किसानी, व्यापार और उद्योग ये थे आपके निजी क्षेत्र। खेती, किसानी, व्यापार और उद्योग, खेती, किसानी, व्यापार यानी कि बिजनेस और उद्योग यानी कि फैक्ट्री, ये था निजी क्षेत्र। और भारी उद्योग, भारी उद्योग का मतलब क्या हो गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े मशीन वगैरह बना करते हैं, बहुत बड़े बड़े मशीन, समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत बड़ा बड़ा जो होता है उसको बोलते हैं भारी उद्योग। और भारी उद्योग को जो है वो राज्य ने अपने हाथों में रखा। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया दोस्तों प्राइवेट सेक्टर और ये हो गया आपका पब्लिक सेक्टर, यानी कि इसमें आपका दोनों आ गया, एक समाजवाद भी और एक पूंजीवाद भी, ठीक है। इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पूरा लिखना है और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि आजादी के बाद भारत के विकास मॉडल के सहमति के क्षेत्र, यानी कि आजादी के बाद भारत के विकास मॉडल के लोग क्या क्या चीज सहमत करते थे भारत में, समझिए। नेताओं में एक बात पक्का हो गया था कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से बिल्कुल अलग होगा। यानी कि नेता जो कि आजाद होने के बाद ये सोच रहे थे कि जो यहाँ पर आजादी का जो विकास मॉडल होगा वो अंग्रेजों से, सिर्फ अंग्रेजों का वह कंपेयर किया जा रहा था, क्योंकि अंग्रेज उस समय राज करके किया था और बहुत अत्याचार किया था, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है खुनस भरी हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो लोग यही सोच रहे थे कि यहाँ पर जो भी होगा, यानी कि जो भी भारत की सरकार को आर्थिक सरोकार जो होगा वो अंग्रेजी हुकूमत के बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल विभिन्न होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। और गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के काम का जिम्मेदारी जो है वो सरकार पर होगा। गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के काम का जिम्मेदारी वो किस पर होगा, सरकार पर होगा। कृषि का विकास करना और गरीबी को दूर करना ये सबसे जरूरी है और ये भी सरकार के अंदर होगा, ये सरकार के अंदर होगा। ये पॉइंट क्लियर नहीं है, लेकिन आपको अगर हो सके तो लिखना है। तो आजादी के बाद भारत के विकास मॉडल के सहमति के क्षेत्र आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या मैंने आपको बताया, ठीक है। अब समझते हैं योजना आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग का शुरुआती कदम क्या क्या था, फिर योजना आयोग के मुख्य कार्य क्या क्या है, फिर दोस्तों नीति आयोग, योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया जाता है। उसके बाद आपका बॉम्बे प्लान। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी चुना हुआ टॉपिक है, इसलिए आप लोग प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और जो भी पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको पूर्ण तरीके से दोस्तों आर्ट्स की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको अच्छी कंटेंट लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आराम से मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। और जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जो भी बोलता हूँ VVI लिखता हूँ, तो आप कोशिश करें कि आप स्क्रीनशॉट या फिर आप हो सके तो वीडियो को रुक करके नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, योजना आयोग। आजाद होते ही योजना आयोग का गठन हुआ था, आजाद होने के बाद ही योजना आयोग का गठन हुआ था और प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष बने थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अभी योजना आयोग नहीं है, अभी उसको नीति आयोग बना दिया गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आजाद होते ही योजना आयोग का गठन हुआ और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत सरकार विकास के लिए कौन सा रणनीति और रास्ता अपनाएगा, योजना आयोग जो है इसका मुख्य भूमिका निभाई। यानी कि भारत सरकार जो है वो विकास के लिए, देश का विकास के लिए कौन सा रणनीति और रास्ता अपनाएगा, इसी चीज में जो मुख्य भूमिका निभाती है वो योजना आयोग निभाती है, ठीक है। अब भारत सरकार ने इस सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। तो क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप डेट याद रखेंगे 15 मार्च 1950, कम से कम 1950 आपको याद रखना, ठीक है। तो भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की। यह आयोग सलाहकार भूमिका निभाता है, यह आयोग सलाहकार की भूमिका निभाता है। एक प्रकार का सलाहकार का मतलब समझ सकते हैं कि आप जैसे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई सलाह देने वाला हुआ, तो वही है, ये आयोग जो है वो क्या करता है, एक प्रकार का सलाहकार की तरह काम करता है, ठीक है। इस योजना आयोग में कहा गया कि भारतीय संविधान में यहाँ के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत एक ऐसी समाज संरचना बनाया जाएगा जिससे कि जनता की भलाई हो। तो इसमें क्या कहा गया, संविधान में क्या कहा गया कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है और इसके अंतर्गत एक ऐसी समाज संरचना बनाया जाएगा जिसमें किसकी भलाई होगी, जनता की भलाई होगी। तो समझ में आ गया योजना आयोग क्या है। योजना आयोग के गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950। इसके अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया। और इसमें क्या होते हैं कि कौन सा रणनीति और रास्ता अपनाएगा विकास के लिए, ये जो है योजना आयोग की मुख्य भूमिका होती है योजना आयोग की, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई। और इसमें मौलिक अधिकार, नागरिकों को मौलिक अधिकार वगैरह दिया हुआ था। इससे क्या हो गया कि समाज संरचना को, यानी कि समाज संरचना बनाया जाएगा एक ऐसी जिसमें जनता की भलाई होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब योजना आयोग के शुरुआती कदम यानी कि कार्यविधि, शुरुआती कदम या फिर कार्यविधि यानी कि कार्य करने का तरीका समझिए। यहाँ पर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन आपको, ठीक है। देखिए, इसने भी सोवियत संघ की तरह पंचवर्षीय योजना को चुना, यानी कि योजना आयोग भी सोवियत संघ की तरह पंचवर्षीय योजना को चुना। इसका कहना था कि भारत सरकार एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें 5 सालों के लिए आमदनी और खर्च की योजना होगी। इस योजना के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के बजट को 2 भागों में बांटा जाएगा, समझ गए। एक भाग जिसको बोलेंगे गैर योजना व्यय, क्या बोलेंगे, गैर योजना व्यय का था, और दूसरा भाग था आपका योजना व्यय।
गैर योजना व्यय जो है वो साल के आधार पर होता था, साल के आधार पर, ठीक है। और दूसरा भाग जो कि योजना व्यय था वो 5 साल की अवधि में, यानी कि 5 साल में सिर्फ एक बार। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें जो है सोवियत संघ की तरह 5 वर्षीय योजना को चुना जाएगा, यानी कि 5 वर्ष के लिए प्लानिंग कर दिया जाएगा। और इसमें भारत सरकार जो एक दस्तावेज तैयार करेगा, एक प्रकार का एक दस्तावेज तैयार करेगा जिसमें 5 सालों की आमदनी और खर्च दोनों के बारे में यहाँ पर प्लानिंग किया जाएगा, किस तरीके से आमदनी होगी और कहां पर खर्च करना चाहिए, क्या, यानी कि पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। और इसमें जो 2 अलग अलग होगा, एक केंद्र के पास, एक राज्य के पास। केंद्र के पास यानी कि उसको बोलेंगे 2 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें से एक भाग जो है गैर योजना का व्यय था जो कि साल के आधार पर, और दूसरा भाग योजना व्यय का था जो कि 5 साल के आधार पर। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना जारी हुआ था। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो 1951 में पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब जारी हुआ था? 1951 में। द्वितीय कब हुआ था? 1956 में। तृतीय कब हुआ था? 1961 में। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो 1952 कर देते हैं और इलेक्शन की जैसा सोचते हैं, जैसे कि चुनाव हुआ था पहला तो वो 1952 में हुआ था, ठीक है, और दूसरा हुआ था आपका 57 में, तीसरा हुआ था आपका 57 5 कितना हो गया आपका, हो गया 62 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बोलता है कि 1951 यानी कि 1 साल पीछे, 1956 ये भी 1 साल पीछे, 1961 ये भी 1 साल पीछे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 को, द्वितीय 1956 को, तृतीय 1961 को क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझिए। और 1966 में चौथी चालू होनी थी, लेकिन यह मंद पड़ गया और भारत जो है गहरी आर्थिक संकट की चपेट में आ चुकी थी। अब 1966 में यह मंद क्यों पड़ा, ये क्या हुआ था, इसको हम लोग अगले अध्याय में, या फिर हो सकता है थोड़ा सा इसी अध्याय में, लेकिन आगे वाला चैप्टर में जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि 1951 में पहला, 56 में दूसरा, 61 में तीसरा जो है पंचवर्षीय योजना का लागू हुआ, यानी कि जारी हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। अब योजना आयोग के मुख्य कार्यों को समझते हैं। योजना आयोग का आखिर क्या क्या मुख्य कार्य था? सबसे पहला था कि राष्ट्र के संसाधनों और पूंजी का आकलन करना। राष्ट्र के जो संसाधन है और जो पूंजी है उसका आकलन करना, ये किसका काम था? योजना आयोग का काम था। दूसरा था देश का संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल करना। देश का संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये दूसरा कार्य था। तीसरा काम था कि आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले कारकों को पहचान करना, यानी कि आर्थिक विकास के समय जो बाधा डालती है उसी को पता लगाने के लिए कि कौन आखिर बाधा डाल रहा है, इस चीज का जो काम है वो कौन करता था, पहचान है वो कौन करता था? योजना आयोग करता था। तो योजना आयोग के मुख्य कार्य के बारे में भी पूछा जाता है, उसका शुरुआती कार्य कदम क्या क्या थी और योजना आयोग क्या है, आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता, मैंने आपको बता दिया। अब समझते हैं नीति आयोग। नीति आयोग भी कुछ नहीं है, बस योजना आयोग को बदल करके प्रधानमंत्री मोदी ने इसको बदल दिया और इसको बदलने के बाद नाम रख दिया नीति आयोग, जिसको बोलते हैं पॉलिसी कमीशन। अब समझिए, भारत सरकार ने योजना आयोग की जगह पर एक नई संस्था नीति आयोग, यानी कि जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की। यानी कि भारत सरकार ने योजना आयोग की जगह उसके स्थान पर एक नई संस्था जिसको नाम है नीति आयोग, इसकी स्थापना की। और यह जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये अस्तित्व में कब आई थी? कब आई थी? 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया और वर्तमान में जो है डॉक्टर राजीव कुमार नीति इसके जो है उपाध्यक्ष है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो इसका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। क्या नाम है? डॉक्टर राजीव कुमार। ये जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष है और कब से है? 1 सितंबर 2017 से, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बदला था, योजना आयोग को नीति आयोग में बदला था, ये भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। तो आपको चीजें समझ में आ गई नीति आयोग के बारे में, आपको समझ में आ गई योजना आयोग के मुख्य कार्य। अब हम लोग समझते हैं बॉम्बे प्लान के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया बॉम्बे प्लान के बारे में, इसको समझ लीजिए और फिर देखते हैं। देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापार नियोजन को समर्थन नहीं करते थे। नियोजन क्या होता है पहले इसको आप समझिए, क्योंकि नियोजन नहीं समझेंगे तो फिर आपको चीजें मुझे नहीं लगता समझ में आएगा। देखिए, नियोजन का मतलब जो संसाधन उपलब्ध है उसी का सही तरीके से इस्तेमाल करके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए योजना बनाना। यानी कि आपके पास, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास सर किताब नहीं है, या फिर बहुत लोग यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं तो बोलते हैं मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल है, अभी जो प्रेजेंट में अवेलेबल है, जो भी बुक अवेलेबल है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जहां से भी आपको कोई मटेरियल अगर मिलता है, अगर आपको लेने का, ये नहीं कहती कि खरीदिए, अगर आपके पास जो है बस उसी को अच्छे से पढ़िए, उसी को कहा जाता है नियोजन का मतलब, ठीक है। तो नियोजन का मतलब हुआ कि जो संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसी का सही तरीके से इस्तेमाल करके भविष्य के लिए योजना बनाना, यानी कि भविष्य के लिए प्लानिंग करना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। इसके जरिए से जो उत्पादन में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि और आर्थिक स्थिति सही हो सकती है। तो नियोजन का मतलब आपको समझ में आ गया। अगर बेसिक डिफिनेशन आपको समझाए तो आपके पास अभी जो भी मटेरियल है पढ़ने वाला, उसी चीज को अगर आप सही से, आप ये नहीं करना कि मेरे पास ये बुक नहीं है हम कैसे पढ़ेंगे, मेरे पास ये बुक नहीं है हम कैसे पढ़ेंगे। आपके पास जो है
उसी को अच्छे से पढ़िए, यूट्यूब में देखिए, कहीं भी देखिए, तो अच्छे से पढ़ने के बाद एक प्रकार का फ्यूचर सोचिए, अच्छा चलो इतना इतना करेंगे तो मेरा इतना मार्क्स आ जाएगा। तो ये हो गया प्लानिंग कि ऐसे ऐसे करेंगे, हो गया प्लानिंग, और फ्यूचर कि मेरा मार्क्स अच्छा आएगा। तो वही चीज है कि नियोजन का मतलब हो गया जो संसाधन उपलब्ध है उसी का सही तरीके से इस्तेमाल करके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। इसके जरिए क्या होता है कि उत्पादन में भी वृद्धि होता है, रोजगार में वृद्धि होता है और आर्थिक स्थिति भी सही होती है। तो ये हो गया आपका नियोजन का मतलब। अब यहाँ पर बॉम्बे प्लान में आपको समझ में बहुत अच्छे से आएंगे। देखिए, बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापार नियोजन को समर्थन नहीं करते हैं, यानी कि जो व्यापार के लिए जो नियोजन होती है, नियोजन का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि एक प्रकार का जो सरकार यानी कि जो आपके पास संसाधन उपलब्ध है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन ये चीज का समर्थन कौन नहीं करते हैं? बड़े बड़े उद्योगपति, यानी कि जिसके बाद बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो नियोजन को समर्थन नहीं करता है, यानी कि वो जो इसके पास अवेलेबल है वो इस चीज को समर्थन नहीं करता है। और वो जो है खुली अर्थव्यवस्था चाहते थे, खुली अर्थव्यवस्था चाहते थे जहां पूंजी की बर्बादी पर सरकार का नियंत्रण ना हो। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो जो है बराबर आप एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो है, मान लेते हैं अचानक इस्पात मिलने लगा, यानी कि स्टील कंपनी का हम लोगों को कहीं ना कहीं पता चल गया कि यहाँ पर जो है इंडिया में स्टील बहुत अवेलेबल है। अब क्या करेगा बड़ा बड़ा उद्योगपति? वो कहेगा सरकार को कि देखिए यहाँ पर आप दखल मत दीजिए, हम लोग को जितना मिलेगा हम करेंगे, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब सरकार जो कि नहीं चाहती है, सरकार चाहती है कि नहीं मेरे कंट्रोल में रहे, सरकार का नियंत्रण ना हो। कौन ऐसा चाहते हैं? ये चाहते हैं बड़े बड़े उद्योगपति, लेकिन सरकार चाहती है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में हो। ठीक है, तो यही चीज था कि बॉम्बे प्लान में बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापार नियोजन को जो है समर्थन नहीं करते थे। वह खुली अर्थव्यवस्था चाहते थे जहां पूंजी की बर्बादी पर सरकार का नियंत्रण ना हो। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका यानी कि एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान इकोनॉमी को चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे ही बॉम्बे प्लान कहते हैं। ठीक है, और कब सबसे पहले तो कब किया था बॉम्बे प्लान का? 1944 में। किसने किया था? उद्योगपतियों का एक तबका था, यानी कि एक समूह था जो कि देश में नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान इकोनॉमी को चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे क्या बोलते हैं? बॉम्बे प्लान बोलते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुई थी? 1944 में। और क्वेश्चन आपको कैसे बोलना है, बस इस तरीके से आपको आंसर दे देना है। अब बॉम्बे प्लान का आयशा यानी कि मनसा यानी कि डिजायर यानी कि इच्छा, उसका क्या था, मंशा क्या था, इसको समझते हैं। उसका प्लानिंग क्या था? देखिए, सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, यानी कि एक औद्योगिक फैक्ट्री वाला और एक अन्य आर्थिक निवेश, जहां पर आर्थिक निवेश होगा यानी कि गरीबी वगैरह पर खर्च हो गया, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत नीचे लेवल के लोग हैं, उस पर खर्च करना, ये किसको कह रहा था? सरकार को कह रहा था। तो सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। उस वक्त सभी यही चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान इकोनॉमी की तरह इकोनॉमी की राह पर चले। और उस वक्त जो सभी चाहते थे कि देश में नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान इकोनॉमी की राह पर चले। ये था आपका बॉम्बे प्लान का आयशा यानी कि मनसा। ठीक है, अब देखते हैं नियोजन का मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है, प्रेजेंट है, अवेलेबल है, उसी का सही तरीके से आप इस्तेमाल करना और उसी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के साथ साथ भविष्य के लिए योजना बनाना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। और इसमें क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि और आर्थिक स्थिति सही हो सकती है। इसलिए आप लोग को बोलते हैं प्लानिंग के साथ एक टारगेट लेकर के आपको पढ़ना है। ठीक है, अब एक प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और एक दूसरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखते हैं पहले वीडियो कितनी लंबी बनी है। चलिए 2-3 मिनट और ज्यादा नहीं लेंगे। प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी पूछा गया है आपका और इसके बारे में भी आपका पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, पार्ट 2 आपका यही है, बस थोड़ा सा, बस आप लोग और थोड़ा सा मेरी बातों को अच्छे से सुनिए और प्लीज यहाँ पर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा कब से कब तक? 1951 से 56। और दूसरी कब से कब तक चली थी? 1956 से 61। और तीसरी 61 से लेकर के, और आपको उसमें 5 साल जोड़ देना है, बस आगे चलना है। लेकिन चौथी नहीं चली थी। ठीक है, याद रखना, चौथी नहीं चली थी। अब देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, देश को गरीबी के मकर जाल से निकालना, यही प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, तो पहला योजना जो था आपका, देश को गरीबी के जो मकरजाल थे उससे निकालना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य था। किसका? प्रथम पंचवर्षीय योजना का। इस योजना को तैयार करने में एक विशेषज्ञ जिसका नाम था के.एन. राज, इस योजना को तैयार करने में एक विशेषज्ञ जिसका नाम था के.एन. राज, इस युवा का कहना था कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी विकास, अगले 2 दशक का मतलब 20 साल तक भारत को अपनी विकास की चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। तो ये किसका कहना था? ये कहना था दोस्तों के.एन. राज का, कि भारत को जो है विकास का जो रफ्तार है, स्पीड है, वो थोड़ा धीरे रखना चाहिए। कब तक? 2 दशक तक, यानी कि 20 साल तक, क्योंकि अगर आप तेजी करेंगे तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है तेज रफ्तार के विकास से। ठीक है, तो ये किसका कहना था? के.एन. राज का कहना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी को मकरजाल यानी कि गरीबी के मकरजाल से निकालना, देश को गरीबी के मकरजाल से निकालना। अब पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया था।
कृषि क्षेत्र पर ज्यादा जोर दिया गया था। बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया यानी कि इन्वेस्ट किया, क्योंकि विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार पड़ी थी। यानी कि बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था तो उस समय के बाद जो है कृषि पर बहुत बड़ी चोट पड़ी थी, बहुत बड़ी मार पड़ी थी। इसलिए बांध और सिंचाई के क्षेत्र में जो है निवेश किया। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का एक प्रकार का मुख्य उद्देश्य जो है ये था कि गरीबी के मकरजाल से निकालना और बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश करना और कृषि क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना। तो ये था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चली थी। केएन राज का क्या कहना था कि 2 दशक तक बहुत स्पीड चलना चाहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझिए। 2 दशक तक जो है वो रफ्तार जो बहुत धीमी रहना चाहिए, क्योंकि तेज अगर रफ्तार रखेंगे तो हो सकता है विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। अब समझते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी। इसको बोल सकते हैं औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। यानी कि इसका मतलब आसानी से आप समझ सकते हैं कि 1956 से 61 में औद्योगिकरण का जो है बहुत तेजी से, फैक्ट्रियों का बहुत तेजी से रफ्तार हुआ था, यानी कि एक प्रकार का बहुत तेजी से विकास हुआ था। इसमें भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। भारी उद्योग के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भारी उद्योग का मतलब यही हो गया कि जिसमें बड़े बड़े चीजों का निर्माण होता है, बड़े बड़े चीजों का, इलेक्ट्रॉनिक, बड़े बड़े मशीन, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था वो 1956 से 61 तक चला था। इसमें क्या हुआ, मुख्य तौर पर औद्योगिकरण की तेज रफ्तार हुई, जिसमें इसमें भारी उद्योगों का विकास जो है इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह प्लानिंग की थी। यानी कि ये कौन, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में, यानी कि इसी के अंडर में अर्थशास्त्रियों और योजनाकार, इन दोनों ने की टोली जो थी, इन दोनों का जो समूह था, इस चीज का प्लानिंग किया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग किया था। तीसरी पॉइंट है कि देसी उद्योगों को संरक्षण के लिए सरकार ने आयात पर ज्यादा निवेश किया, यानी कि इंपोर्ट पर। यानी कि जो देसी उद्योग थे, जो देसी फैक्ट्री थे, उसके संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए सरकार जो है वो इंपोर्ट पर यानी कि आयात पर जो है एक प्रकार का बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, निवेश किया, ठीक है। और इस नीति से और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। यानी कि इस नीति से जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ठीक है। यानी कि एक प्रकार का वह चीज जो कि जिसका सार्वजनिक क्षेत्र एक बताया था, एक पूंजीवादी बताया था, आपको समझ में आ गई। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना सिंपल है, जिसमें क्या हुआ कि औद्योगिकरण का तेज रफ्तार हुआ, जिसमें भारी उद्योगों का विकास ज्यादा हुआ, और इसमें जो है संरक्षण के लिए सरकार ने जो है आयात पर ज्यादा से ज्यादा निवेश किया, इन्वेस्ट किया। और पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाकारों की एक टोली ने यह प्लानिंग की थी। अब ये पीसी महालनोबिस कौन है, इसको थोड़ा देख लीजिए, फिर इस चैप्टर की यहीं पे हम लोग समाप्ति करते हैं, ठीक है। पीसी महालनोबिस जो कि प्रशांत चंद्र के नाम से थे, प्रशांत, पी से प्रशांत, सी से चंद्र और महालनोबिस, ठीक है। इसका जन्म जो है 1893 ईस्वी में होता है और इसकी जो मृत्यु है वो कब होती है, 1972 में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पीसी महालनोबिस की जन्म कब होती है, 1893 में, इसकी मृत्यु कब होती है, 1972 में। यह क्या थे, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे, यानी कि विश्व लेवल पर पूरे दुनिया में प्रसिद्ध फेमस भारतीय वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट थे। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार भी थे। यानी कि जो दूसरा पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1956 से 1961 तक चली थी, इसके क्या थे, ये योजनाकार थे। योजनाकार मतलब क्या, योजना मतलब प्लानिंग, और इसी को करने वाले को योजनाकार बोलते हैं, ठीक है। और ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक भी थे। ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान के क्या थे, संस्थापक थे 1931 में। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे चैप्टर को एंड करते हैं। कल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में केरल का विकास मॉडल, केरल मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कृषि बनाम उद्योग, एग्री वर्सेस इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर। तो कल का भी जो है चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल हम लोग कोशिश करेंगे, कल क्या ये 100% ये चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इससे पहले 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप चाहें तो जरूर जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सभी का चैप्टर डाला हुआ है, या फिर आप चैनल में जाइए, अंदर में प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा सभी वीडियो का लिंक। या फिर आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं कि यानी कि पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1, लास्ट में आपको लिख देना है तनु क्लासेस। क्या लिखना है, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 तनु क्लासेस, हिस्ट्री चैप्टर 1 तनु क्लासेस, यानी कि तनु सिर्फ लिख देना, आपको जो है नंबर 1 में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की चीजें बहुत मजे के साथ बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करें। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में जरूर करना है। कमेंट में जाकर के और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट,
दोस्तों आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खास करके सिलेबस का आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ 100% आपकी खत्म होगी। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे, इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है, और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त लोग हैं, प्यारे से दोस्त लोग हैं जिसको ये चीज के बारे में नहीं पता है, प्लीज उसको व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम वगैरह में शेयर कीजिए। बाकी आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, टाइम बहुत कम है, अच्छे से पढ़िए, व्यस्त रहिए। तब